नरेंद्र मोदी जी ने हार मान लिए। इस देश में युवा शक्ति के सामने 56 इंच छाती झुकना पड़ा। पहले वो समझते थे सबसे ताकत वाला 56 इंच छाती इस देश में, मगर अगर 2014 से इस देश के राजनीति में एक बार हम लोग देखें तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, मोदी जी का हार ये दूसरे बार। पहले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश के किसानों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट ओनर्स को गिरवी रखने के लिए कोशिश किया हुआ है। उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, मैं गवाह हूँ, उस समय पर मैं संसद में था, नरेंद्र मोदी जी आप इस किसानों को गुलाम करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अदानी, अंबानी, अमेज़न जैसा कॉरपोरेट कंपनियों को किसानों का ईमानदार आप बेचना चाहता है। इस देश हर किस मानने वाला नहीं है। किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लो, मगर आप नहीं सुने, क्योंकि आप समझ रहे थे इस देश में, इस दुनिया में आप सबसे बड़ा ताकत वाला है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उसी दिन कहा राहुल जी ने, वापस लेने के अलावा अब माफ़ी भी मांगना पड़ता है इस देश में। जब विपक्ष ने, इंडिया दल सब आगे आकर आवाज़ दिए तो भी नहीं सुना आप, तब देश के किसानों ने सड़क पे आ गए, दिल्ली घेर चुके। महीनों भर दिल्ली में किसानों बैठकर मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए। बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, मोदी जी को हरा दिए। मजबूरी से मोदी जी किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लेकर किसानों से माफ़ी मांगा। युवा शक्ति के सामने 56 इंच छाती झुकना पड़ा। पहले वो समझते थे सबसे ताकत वाला 56 इंच छाती इस देश में, मगर अगर 2014 से इस देश के राजनीति में एक बार हम लोग देखें तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है, मोदी जी का हार ये दूसरे बार। पहले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश के किसानों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट ओनर्स को गिरवी रखने के लिए कोशिश किया हुआ है। उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, मैं गवाह हूँ, उस समय पर मैं संसद में था, नरेंद्र मोदी जी आप इस किसानों को गुलाम करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अदानी, अंबानी, अमेज़न जैसा कॉरपोरेट कंपनियों को
किसानों का ईमानदार अब बेचना चाहता है, इस देश हर किस मानने वाला नहीं है। किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लो, मगर आप नहीं सुने, क्योंकि आप समझ रहे थे इस देश में, इस दुनिया में आप सबसे बड़ा ताकत वाला है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उसी दिन कहा राहुल जी ने, वापस लेने के अलावा अब माफ़ी भी मांगना पड़ता है इस देश में। जब विपक्ष ने, इंडिया दल सब आगे आकर आवाज़ दिए तो भी नहीं सुना आप, तब देश के किसानों ने सड़क पे आ गए, दिल्ली घेर चुके, महीनों भर दिल्ली में किसानों बैठकर मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए। बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, मोदी जी को हरा दिए। मजबूरी से मोदी जी किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लेकर किसानों से माफ़ी मांगा। पहली बार मोदी जी को ये महसूस हुआ, इस देश में 56 इंच छाती से किसान ताकत वाला है, किसान चाहे तो मोदी जी को हरा भी सकता है, हरा के दिखाया। हम लोग सोचे इसके बाद मोदी जी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, इस देश में विपक्ष दलों को कुछ जगह देंगे, संसद में चर्चा करने के लिए मौका देंगे, चर्चा में विपक्ष ने जो सुझाव दिए वो सुझाव देने के लिए भी वो मानेगा। मगर भारत सरकार में जो लोग बैठा हुए हैं वो सुधरे नहीं, उनका आदत से मजबूर हो गए, वही काम किए। शिक्षा में, परीक्षा में केंद्र सरकार ने CBSE, नीट, बहुत सारे परीक्षा में फेल हो गए। जो परीक्षा लिखे सो विद्यार्थी फेल नहीं हुए, भारत सरकार ने फेल हुआ है शिक्षा देने में, परीक्षा पूरे करने में। तब भी विपक्ष ने कहा, खासकर राहुल जी ने कहा, करोड़ों युवाओं का समस्या है, तुरंत विद्या मंत्री इस्तीफा देना। ये जितने भी इसमें शामिल हुए उन लोगों को जेल में बिठाने के लिए, मगर आप सुने नहीं। फिर वही आदत, वही तरीका से डरा के, धमका के, ED, इनकम टैक्स, CBI, नाइस और आइस। नाइस का मतलब नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, CBI, ED, ये सब सारे एजेंसियों को इस्तेमाल करके, धरा के, धमका के आप जो सोच रहा है वही काम करने के लिए सोच रहा था। मगर इस देश के युवा तय कर लिए, इस बार किसी हाल मोदी जी को हरा के दिखाएंगे। युवा शक्ति प्रदर्शन इस देश में गली गली में, सड़क से लेकर संसद तक ताकत दिखाए। 56 इंच छाती को हरा दिए। कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया? इसका मतलब युवा शक्ति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू किए। जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा के बारे में जब चर्चा शुरू हो गए, तब प्रधानमंत्री ने ये सोचे ये बेहतर है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मगर जंतर मंतर से जो युवा शक्ति ने आवाज़ दी है, युवा शक्ति ने जो डिमांड किया, द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स आर 3। वन इज धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन, 2 बच्चों के खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस लगाए वो केसेस हटाना, 3 नीट एग्जाम में जो परिवार उनके बच्चों को खोया वो परिवारों को केंद्र सरकार से मदद मिले। और राहुल जी ने ये मांगा मोदी जी का
माफ़ी और 3 मुद्दे बाकी है। मोदी जी, ये 3 मुद्दों के लिए दूसरा आंदोलन के लिए मजबूरी मत करो। 3 का 3 कल के अंदर अब लागू कर दो, क्योंकि अभी युवा शक्ति को पता लग गए, जब दल ने फेल हो गए, दल की बात अब नहीं सुने, अब के अलायंस पार्टनर्स के बात नहीं सुने, तब युवा शक्ति सड़क पे आ जाएंगे। जन जी आपके खिलाफ लड़ने वाला है। आज जन जी का राज है। ये युवा शक्ति को हम चैनलाइज करना, इस देश का शक्ति, युवा शक्ति, जन जी का शक्ति हम देश के भविष्य के साथ जोड़ना है। विकसित भारत 2047, सबके साथ सबका विकास, ये सब सारे नारा से कुछ होने वाला नहीं है। आज दुनिया में 21 साल के बच्चा IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, फॉर्चून 500 कंपनीज का CEOs सब कुछ बन रहा है। उनका शक्ति, उनके नॉलेज सब कुछ दिखते आ रहा है। फिर क्यों राजनीति में नहीं? आप इतिहास देखो, जिस दिन आज़ादी मिले 70 साल पहले, जब पढ़े लिखे लोग देश में कम थे, जब कानून संविधान ने ये बनाया 21 साल को वोट हक दो, 25 साल असेंबली और लोकसभा में चुनाव लड़ने का, काउंसिल एंड राज्यसभा 30 साल का कानून बनाया। 70 साल के बाद 40 करोड़ जनता 140 करोड़ हो गए। आज हिंदुस्तान में कोने कोने में, गली गली में स्कूल्स आ गए, एजुकेशन आ गए, जनता ने इंटेलिजेंट हो गए। आज के तार्किक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने में आ गए। हर चीज, हर मिनट, हर सेकंड हमारा युवा शक्ति देख रहा है, सोच रहा है, काम में लग गए। तो कानून बदलने का समय आ गए। जब कुछ विचार के समय आ गए, दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अभी युवा शक्ति ने सड़क में लड़ने से छोड़कर संसद में आने के लिए वो तैयार हो गए, वो आना चाहता है। इसीलिए तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री पोजीशन से मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, आप सुनो, सोचो, कानून बनाओ, क्योंकि ये युवा शक्ति देश का भविष्य है। ये युवा शक्ति को पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लेकर आए तो इस देश का भविष्य बदलने वाला है, दुनिया में सबसे ताकत का देश बनने वाला है। इसीलिए मोदी जी, जब राजीव गांधी जी ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 years एज वोटिंग राइट he has reduced to 18 years, बाद में PV नरसिंह राव जी 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे के लोकल रूरल बॉडीज, लोकल अर्बन बॉडीज में 25 years ऑफ द एज फॉर कंटेस्ट 21 years बना दिए। त्रिवेंद्रम मेयर 21 years कंप्लीट होते ही बनाए। तो इसीलिए आज IAS, IPS, यूनिकॉर्न्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस, मेयर्स, जिला परिषद चेयरपर्सन्स जब चलाने के लिए हमारे युवा ने कामयाब हो रहा है, क्यों असेंबली में अभी भी 25 साल कानून ऐसे रखना? इसीलिए हम लोग अगस्त इज मिरेकल मंथ इन दिस कंट्री। इस देश को, इस देश जनता को आज़ादी मिले 100 महीना है। इसीलिए अगस्त महीने में तेलंगाना असेंबली और शासन मंडली कंबाइंड सेशन हम बुलाने वाला है, चर्चा करने वाला है, सब विपक्ष के राय सुनने वाले हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन कर दे के असेंबली एंड लोकसभा कंटेस्टिंग एज 21 years
काउंसिल एंड राज्यसभा 25 ईयर्स, ये रिजोल्यूशन हम लोग मूव करना चाहता है, ये रेजोल्यूशन पास करना चाहता है। अभी समय आ गए युवा शक्तियों को सड़क से लेकर संसद के अंदर लेकर जाने का। इस देश का भविष्य उन्हीं लोगों के हाथ में है। जिंजी आज हम जो कानून बनाया वो कानून देखने के लिए नहीं बैठना चाहता है। दे वांटेड टू मेक लॉस, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट लॉस, सो वी हैव टू फैसिलिटेट देम, वी हैव टू अकोमोडेट देम। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जो इतिहास है मोदी जी का, उनका कोई भविष्य नहीं है। जिनका भविष्य है उनको मौका दिए तो अपना नाम, अपना काम देश के जनता याद रखेंगे। आप ये मत समझो हम जो भी बोले विपक्ष को डरा देंगे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, नारकोटिक्स, कोई भी एजेंसी से, मगर ये युवा शक्ति को आप नहीं डरा सकते। आपका कोई ताकत नहीं रोक सकते। अभी समय आ गए, वो समय पर हम लोग कानून बनाने का बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दों को हम आगे लेकर जाना चाहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही गुजारिश है, सुनो आपके पार्टी में, आपके सिस्टम में आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि आप मन की बात हमेशा ऑल इंडिया रेडियो में बोलते रहता है। रेडियो का आदत है बोलने का, सुनने का कुछ नहीं है। मोदी जी भी ऑल इंडिया रेडियो जैसा है, बोलने का आदत है, सुनने का कोई आदत ही नहीं है। अब सुनने का आदत भी पड़ेगा, क्योंकि देश बदल रहा है। देश मोदी के खिलाफ लड़ना शुरू किए। बीजेपी का आदत है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोले तो देश के खिलाफ बोल रहा है। नहीं तो अर्बन नक्सलाइट्स, नहीं इनको, इनके पीछे विदेशी शक्ति है। और किसी का वो विपक्ष को छोड़ा नहीं, युवा शक्ति को छोड़ा नहीं, किसानों को भी छोड़ा नहीं। मगर आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाने के लिए कोशिश करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हार मांगना पड़ता। कम से कम अब आने वाले सेशंस में आप सीट एनहांसमेंट, डिलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल्स आने का चर्चा होते जा रहा है। इसमें ये भी लगा दो, चर्चा में बिल इंट्रोड्यूस कर दो। ये 4 मुद्दों को एक ही साथ में चर्चा करो, 4 मुद्दों को एक ही साथ लो। इसके लिए अगर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर भरोसा है तो जेपीसी बनाओ, सब विपक्ष दलों से सुझाव ले लो, स्टेक होल्डर से भी चर्चा करो, एक अच्छा कानून बनाएंगे। इस देश भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरा डिमांड एक ही है, आप सीट एनहांसमेंट, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन के साथ साथ एज कम करने का भी इसमें जोड़ दो। इस हिसाब से हम असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर भी इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म से हर जगह में चर्चा होना। चर्चा के बाद जो जनता की आवाज़ जो है, ये आज हम लोग तय करना। पहले कांग्रेस पार्टी ने ये नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज जय जवान जय किसान जय युवा, ये नारा से हम लोग आगे जाना है। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे, जय जवान जय किसान जय युवा। अगर युवा के साथ आप लड़ना है तो आपको तो पता लग गए, कल जंतर मंतर में तारीख गवाह है। आगे आप लड़ना है तो हमको कोई एतराज़ नहीं है, लड़ो युवा से। कौन हारेगा कौन जीतेगा, समय आपको रिजल्ट देंगे। सर, क्या मानते हैं आप कांग्रेस को एक मौका मिल गया है सियासी रोटी सेकने का? आप कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं पा रही है तो युवाओं को एक जरिया बनाया है। नहीं, कांग्रेस को ये युवा जो जंतर मंतर में बैठा है, देश कोने कोने से दुनिया में जो मदद मिला है, वो कोई राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के लिए देश पहला, दूसरा जनता, तीसरा दल। दल के लिए हम लोग कभी सोचे नहीं, हम इस देश के लिए, इस देश जनता के लिए हम हमेशा सोचते रहे। इसीलिए हम इस देश में आज़ादी दिलवाए।
तेलंगाना में भी निज़ाम सरकार से आज़ादी ने कांग्रेस पार्टी ने दिलवाया। जब जनता के लिए ज़रूरी है, देश के भला के लिए कांग्रेस पार्टी सोचेंगे, दल के लिए हम पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं करने वाले। इसीलिए वी हैव टोल्ड क्लियरली, इट इज़ नथिंग टू डू विथ कांग्रेस, इट इज़ विथ स्टूडेंट्स, Gen Z, younger generation, they have defeated नरेंद्र मोदी। सिंपल, Gen Z जीत हमारे खाते में हम नहीं लिखना चाहता है, मगर हम मदद देना चाहता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष और इस देश को आज़ादी दिलवाया कांग्रेस का जिम्मेदारी है इस देश में युवाओं को मदद देने का, इसीलिए हम जिम्मेदारी निभा रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं ये बिल पार्लियामेंट में लाने के लिए, तो क्या आप कब से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे स्टेट में? नहीं, ये तो पार्लियामेंट से कानून बना है। मैं रेजोल्यूशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मैं असेंबली लेकर रेजोल्यूशन पास करा देके कैबिनेट में किसी यूथ को ऐड करेंगे? अभी तो वो कानून बनने के बाद जरूरी ऐड करना ही पड़ता है। 21 ईयर्स में जब MLA MPs बन के आएंगे, जरूर हमारे कैबिनेट में राहुल जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विद्या मंत्री Gen Z से करवाने के लिए देश में। डिलिमिटेशन को लेकर पहले भी आपने कुछ सजेशन दिए थे, अभी इस सेशन में आना है डिलिमिटेशन, उसको लेकर एज अ चीफ मिनिस्टर आपका क्या मूव है, कैसे उस पर आप अपना पक्ष कैसे रखते हैं? सेम वर्ल्ड व्यू आशीष, जो पहले बोला था वही बोल रहा हूँ मैं। साउथ के लिए बहुत नुकसान हो जाएंगे, छोटे प्रदेश और छोटे हो जाएंगे, बड़े प्रदेश और बड़ा हो जाएंगे। इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, नहीं तो छोटे वाले का आवाज़ कोई सुनने वाले नहीं है। तो इसीलिए छोटे राज्यों को नुकसान नहीं होना, नॉट ओनली साउथ, जहाँ जहाँ छोटे राज्य है वो और छोटा बन जाएंगे, बड़े वाले बहुत बड़ा बन जाएंगे। तो इन बीजेपी का आदत है कॉर्पोरेट्स को पूरा दे दे के गरीबों को पूरा और भिखारी बनाने का आदत है। सो पॉलिटिकली ऑल्सो दे आर डूइंग सेम थिंग। Related to this protest, just now a while back Rahul Gandhi, leader of opposition, has written a letter to Home Minister Amit Shah, where he has asked that who is accountable against those. Yeah, definitely Amit Shah has to take responsibility. Why? Because law and order into MHA in Delhi. So हर चीज़ वहाँ पर अगर होमगार्ड कांस्टेबल को बदलना है तो भी अमित शाह जी नहीं बदलना है। तो वहाँ पर जो भी लाठीचार्ज हुआ, जो भी गोली चला है, सबके जिम्मेदारी अमित शाह जी है, इसमें कोई पूछने का नहीं है। अमित शाह जी जो उनका जिम्मेदारी उठाना है वो जवाब देना ही पड़ता, आज नहीं तो कल देना पड़ता। संसद में लोग मांगेंगे कि भाई आपका जिम्मेदारी क्या है। बिना अमित शाह सुझाव, बिना आदेश ये पुलिस लाठी चार्ज किया का, गोली चलाया क्या, ये सब सारे टीयर गैस चलाया क्या, कौन जवाब देंगे? उनका मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर किए? बिना सरकार स्टॉक्स रिलीज नहीं किए तो ये बुलेट्स, पिलेट्स, टीयर गैस ये सब सारे कहाँ से आए? क्या अमित शाह को भी रिजाइन करना चाहिए? अभी तो लोकसभा में देखेंगे अभी पूरा पार्टी विपक्ष दल ने क्या डिमांड करने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, बाद में पनिशमेंट। मतलब पहले आप गुनाह तो लिखो, उसके बाद पनिशमेंट वो हिसाब से हम मिल सकते हैं। जब पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की है ना, Gen Z वही पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी पूछ रहा है वो लोग। सर अकाउंटेबिलिटी, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अभी प्रहलाद जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज एजुकेशन मिनिस्टर। तो सर एक तो आक्रोश दिख रहा था और आक्रोश की वजह से उनको जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे उनको इमीडिएटली रिजाइन करने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। तो सर अभी 5 पॉइंट्स डिमांड उन्होंने CJP जो प्रोटेस्टर्स है आगे रखे सरकार के साथ। एक तो कांग्रेस को इसमें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ रिजिग्नेशन से काम होता क्या? क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे रोड मैप चाहिए होगा या फिर मतलब बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिजिग्नेशन मांगने से ये काम सॉल्व होगा और कांग्रेस को इसमें कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। JP नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी और सौरव दास जी और एक CJP के एक्टिविस्ट वहां पे बैठे देखा गया था। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस पार्टी कोई उसका फायदा लेना नहीं चाहता है, क्योंकि जो बच्चे लड़े, जो बच्चे जीत हासिल किए, उन्हीं लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर इस्तीफा इसीलिए मांगना पड़ा, इतना दिन से कुछ काम नहीं किए, इतने दिनों से कोई सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, इसीलिए इस्तीफा तक आ गए। ये जो जिम्मेदारी निभाए तो इस्तीफे की बात चर्चा ही नहीं होते थे।
दूसरी बात, प्रहलाद जोशी जी को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, मगर जो एजुकेशन मिनिस्टर जो भी बना, देखो स्मृति ईरानी जी, प्रकाश देवदेकर जी, ऐसे पीछे पीछे ढूंढते जाओ, धर्मेंद्र प्रधान जी, हर किसी का किस्मत खराब ही हो गए। मैं ये चाहता हूं प्रहलाद जोशी का किस्मत खराब ना हो जाए। सर कल आप पांच एजुकेशन मिनिस्टर्स को आप कंटिन्यूसली देखो। क्यों सर? फिर जेनजी को बनाने की बात कर रहे हैं सर आप बोलो क्यों आप सर आप जेनजी को बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या जेनजी की भी किस्मत खराब होगी? नहीं, जिंजी तो किस्मत खराब करने के लिए सरकार ने कोशिश किया, वो पलट के जवाब दिए, मुंह तोड़ जवाब दिए। तो जिंजी का ताकत को ये कमज़ोर समझ रहा है। ये बच्चे लोग क्या करेंगे, ये बच्चे लोगों को हम डराएंगे धमकाएंगे, वो दल नहीं है। वो विपक्ष में केसेस, ईडी, इनकम टैक्स केसेस लगा के जेल में बिठाता हूँ, डराता हूँ, धमकाता हूँ, वो कुछ नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया, मेन मीडिया में, गोडी मीडिया से चलाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए जो कोशिश किया ना, अभी तो बंद हो गया ना। अभी गोडी मीडिया से कोई दुनिया को ज़रूरी नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया बात। यस సార్ జెన్జీ పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్ కి ఈ యాక్ట్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన అవేర్నెస్ ని గవర్నమెంట్ పొలిటికల్ గా ఏమన్నా సోషల్ డెవలప్మెంట్ టువర్డ్స్ దట్ Yeah, definitely. Actually, I have told in ISB, I have invited ISB students to join in my CMO to give suggestions, ideas to improve welfare and development and employment skills. When I was in ISB, I was interacting with students. Openly, I have told, I have invited ISB students to join in my CMO. So, matlab, I need ideas. So this 25 years resolution is your idea initiative or your central leadership is also pushing for it? I am requesting central leadership also. I have discussed some of my colleagues. Okay. So in principle they have agreed. So I have to say tomorrow I am going to Delhi. I will discuss with my high command and will take a final call on that. Initially Telangana state is going to pass a resolution saying that 21 years they have to reduce. Resolution. The draft bill, we cannot do draft bill in the assembly. Dharmendra Pradhan resignation or no cases against detainees, all these are CJP's demands. But as opposition party with Congress, what are your demands for these? मोदी जी माफ़ी मांगना है। ये सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ सिस्टम खड़ा करना है। Is apology enough? Like, It is not enough. That is the first step of the reforms. उसके बाद जो रिफॉर्म्स करना है एग्जामिनेशन सिस्टम में, नीट में, CBSE में, सब कुछ इसका सिस्टम को रिफॉर्म करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आज वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस दिन हम कानून बनाए, जिस दिन संविधान हम अडॉप्ट किए, उस दिन देश में इतना एजुकेशन नहीं था। जैसा धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते करते धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए, आगे इसका भी इम्प्रूव करना है। एजुकेशन इज कॉन्करेंट लिस्ट, हर चीज़ वो लोग ले लिए। 2016 पहले नीट नहीं था। So that's what I'm asking. Are you thinking of So scrapping that is what, no, if they wanted to enjoy power, they have to take responsibility, and we wanted to fix up accountability. Are you thinking of scrapping NEET or something? Are you Yeah, we have to discuss more. We have to dialogue more with all stakeholders. As of now, my demand is that Government of India has to initiate for discussions. Without discussions, without suggestions, without stakeholders' involvement, we are not going to arrive one point. So all I need is Government of India has to initiate all these discussions. They have to listen with open mind. When the CJP protest started 2 months ago, the Congress held a very uneasy silence and distance from the CJP protesters. Do you think that was a miscalculation? No, that is wrong. We wanted to give a passage to fight them. क्योंकि हम लोग शुरुआत से हम ज्वाइन हो गए तो मोदी जी ये बोलेंगे कांग्रेस का, कांग्रेस इसीलिए ये काम कर रहा है। जो यूथ जो फाइट करना चाहता है हम जगह दिए। आज वो लोग प्रूव कर लिए कि युवा शक्ति 56 इंच छाती को हरा सकता है। जब वो लोग समझ रहे हैं नंबर गेम इन द लोकसभा, नंबर गेम इन राज्यसभा, मैनिपुलेशन इज देयर पावर, मनी पावर इज देयर पावर, मजिल पावर इज देयर पावर।
today everyone has accepted youth power is power, not money, manipulation, management. सर इसी लाइन में रिटायरमेंट का एज कितना होना चाहिए? रिटायरमेंट को वो अलग है, अभी इसमें सर इसमें सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, सो जब देश को आज़ादी मिला तब 33 इयर्स था लाइफ स्पैन एज, टुडे इज 73 इयर्स बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी. वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डिसाइड दैट द एवरेज लाइफ स्पैन वाज इन 1947-48 was 33 years. After 75 years democracy, we have reached average lifespan is 73 years today. So the lifespan is increasing like this. So we have to analyze all those things. Then we can take a retirement. Anyway, BJP has taken a decision 75 years. मगर कहाँ implement हुआ? जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों को हटाने के लिए अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता को हटाने के लिए एक कानून बनाए. जब खुद के लिए आगे Generally, you will get the opportunities.